हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाइब्स विद अलका। आई एम अलका और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब क्या है? एक ऐसा माइंड, एक ऐसा सोल जो कि प्योर हो, उसमें कुछ भी वो कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना रखता हो। ठीक है, और वो ट्रूली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स नहीं जो आपका मतलब बाहर का जो अपीयरेंस है उसको नहीं बोलते ब्यूटीफुल। अंदर से कितने आपका सोल कितना अच्छा है, आपका माइंड कितना अच्छा है, दैट इज ब्यूटीफुल। इस ब्यूटीफुल की बात की जा रही है इधर। तो इस चैप्टर पे हम लोग पढ़ने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी के बारे में, जो कि अब आप एक वर्ड सुने होंगे, जीनियस। जीनियस वर्ड सुनते ही आपको किसका याद आता है? फॉर ऑफ कोर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो अभी हम उन्हीं की कहानी पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना, वो पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 को एक जर्मन सिटी में। ठीक है, और किसी इंडिकेशन के बिना, मतलब उनके अंदर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा ग्रेटनेस वाला काम करेंगे, बहुत बड़े आदमी बनेंगे। वो जन्म से ऐसे नहीं थे। हाँ, लेकिन उनकी मम्मी जो थी वो हमेशा यही बोलती थी कि एल्बर्ट वॉज अ फ्रिक। फ्रिक मतलब वो एबनॉर्मल बता रही है उन्हें। ठीक है, और वो एबनॉर्मल उन्हें क्यों बोलती थी? क्योंकि उनके हिसाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड था ना, वो बहुत बड़ा था उनके हिसाब से। जब वो दो और आधे साल के हुए, मीन्स 2.5, 2.5 साल के जब वो हुए, तो फिर जो आइंस्टाइन थे तब भी अच्छी से बात नहीं कर पा रहे, अच्छी से क्या, बात ही नहीं कर पा रहे थे। और जब वो बात करना सीखे, वो हर चीज को दो दो बार रिपीट कर रहे थे। और आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि उनको बाकी चिल्ड्रन के साथ करना क्या है। और मतलब उसके जो प्लेमेट्स थे ना, वो उन्हें क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ब्रदर बोरिंग कौन किसे बुलाता था और क्यों बुलाता था? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यूजुअली। और सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो जो यंगस्टर थे, मतलब जब वो बच्चे थे तब वो खुद से ही खेल रहे थे, अपने आप से ही, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है। स्टोरी नहीं, लाइक एक इंसिडेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ना एक हिस्टोरियन, एक मैथमेटिशियन थे, वो बोले एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक स्टोरी के बारे में कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो एज अ लेजेंड है। ठीक है, वो लेजेंड है। और वो ऐसा क्यों बोले? एज ही वाज अ लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड। वो जैसे कि बहुत लेट से बात करना सीखे, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे। लेकिन एट लास्ट, एट द supper table one night, he broke his silence to say the soup is too hot। तो क्या हुआ था ना, वो लोग ना रात को डिनर कर रहे थे, और उनको खाना मिल रहा था, सपा मतलब फूड होता है। तो वो खाना वाना खा रहे थे, और तभी वो फर्स्ट टाइम अपना साइलेंस को ब्रेक किया, और फर्स्ट टाइम एक वर्ड उनसे निकल उनके मुंह से आया था, एंड दैट वाज साइलेंस टू से, एंड दैट वाज द सूप इज टू हॉट। ठीक है, तो फिर वो जो उनके पेरेंट्स थे, उनको ग्रेट रिलीफ मिला कि चलो ये बोला तो सही। ठीक है, वो बोले कि तुम कभी इससे पहले कोई वर्ड क्यों नहीं बोल रहे थे, वो ऐसा पूछे उनके पेरेंट्स। तो फिर एल्बर्ट जो था वो रिप्लाई किया कि अभी तक का इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अभी अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, वह स्पेशली मैकेनिकल टॉयज से प्यार करते थे। ठीक है, और लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। ठीक है, उनकी एक न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी बहन पैदा हुई थी ना, वो उनको देख के बोले बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसके पहिए का है। पहिए मतलब वो जो पालने में सुलाते हैं ना बच्चों को, तो फिर उसका व्हील्स का है, वो ऐसा पूछने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट, एक हेडमास्टर एक बार उनके पेरेंट्स को बोले थे, आइंस्टाइन के फादर को बोले थे कि वो कभी भी एक प्रोफेशन चूज नहीं कर पाएगा। और वो चूज कर भी लिया तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अगर चूज कर भी लिया तो वो किसी भी चीज में सक्सेस नहीं पा पाएगा। वो लाइक ऐसे बोले थे, तो फिर वो उनके पेरेंट्स को भी बहुत हर्ट हुआ होगा, फॉर ऑब्वियस। आइंस्टाइन जो थे ना, वो वायलिन प्ले करना सीख रहे थे, और
उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब वो अपनी मम्मी के पसंद के लिए ऐसा करते थे। और वो 6 साल की उम्र से वायलिन प्ले करना सीखना शुरू कर चुके थे। और वो बाद में एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने, ठीक है? और एमेटोर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए करना, किसी प्रोफ़ेशन को छोड़ के, मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं करना, अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए करना। और वो ये बहुत अच्छा करते थे, और ये जो स्किल था ना उनका वायलिन बजाने का, वो इसे थ्रू आउट हिज़ लाइफ़ बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन में एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे, गंदे बच्चे नहीं थे वो, जैसे उनके हेडमास्टर बोलते थे ना, वो वैसे नहीं थे। वो हाई स्कूल में गए म्यूनिच में, ठीक है? तो वो वहां पे हाई स्कूल में गए, और वहां आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन की जो फैमिली थी ना, वो जब वो 15 मंथ्स के थे तभी वो मूव कर चुकी थी म्यूनिक में। और एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और जो आइंस्टाइन थे ना, वो हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट गुड मार्क्स ही लाते थे। और आइंस्टाइन जो मेन चीज उनका जो डिसलाइक करते थे, वो था स्कूल रेजिमेंटेशन, स्कूल का जो रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन, ये सब उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता था। और इसी की वजह से वो कभी कभार टीचर के साथ भी क्लैश कर लिए, मतलब टीचर्स के साथ भी लड़ाई कर लिए। और उसके बाद वो स्कूल को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और वो सोच रहे थे कि वो ये स्कूल छोड़ देंगे तो बेटर होगा। प्रीवियस ईयर जो एल्बर्ट्स के पेरेंट्स थे ना, वो चले गए थे मिलन में, ठीक है? मिलन एक जगह है, वो वहां चले गए थे और अपने बेटे को, मतलब एल्बर्ट को, उनके रिलेटिव्स के साथ छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो जब वो छोड़ के गए ना, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ये डिसाइड किए कि ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे अपना एजुकेशन, लेकिन वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में करेंगे ये चीज, जो कि थोड़ा लिबरल था। लिबरल मतलब वो थोड़ा ना रिस्पेक्ट करता था दूसरों के ओपिनियन का भी। दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं था, बेटर था वो। नेक्स्ट, आइंस्टाइन जो थे ना, वो मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड थे। हाईली गिफ्टेड मतलब उनको पहले से ही मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता था, और वो इंटरेस्टेड थे फिजिक्स में, ठीक है? उनको उनको अच्छा फिजिक्स लगता था, लेकिन मैथमेटिक्स हाईली गिफ्टेड था। जब वो स्कूल फिनिश कर लिए ना, तो फिर वो डिसाइड किए कि वो ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ठीक है? पर ना जो साइंस एक ऐसा चीज नहीं था जो कि इनके बारे में बताता हो। डैशिंग ये जो डैशिंग यंग मैन थे, इनका वॉलरस मॉस्टेड, मतलब जो वॉलरस मतलब होता है सील। सील देखियो ना, जो नदी किनारे पे रहते हैं, वो। और सील के मूंछ जैसा जो उनका मूंछ था, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करता था, और वो भी बहुत अच्छा दिखता था। और ना नेक्स्ट है कि उन्हें ना एक स्पेशल इंटरेस्ट था। स्पेशल इंटरेस्ट मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे। उन्हें एक स्पेशल इंटरेस्ट था एक फेलो स्टूडेंट पे, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, जिन्हें वो एक बहुत ही क्लेवर क्रिएचर बताते हैं। और ये जो यंग सर्बियन थी ना, मतलब ये सर्ब से आई थी, सर्ब मतलब सर्बियन से आई थी ये। तो जो सर्बियन के लोग होते हैं उनको हम सर्ब बोलते हैं। सर्बिया से आई थी, तो इसीलिए हम इन्हें सर्ब बोल रहे हैं। तो ये जो यंग सर्ब थी, ये हैड कम टू स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी, जो ज्यूरिक का जो यूनिवर्सिटी था ना, वो कुछ ही वुमेन अच्छा, ज्यूरिक का जो यूनिवर्सिटी था, वो एक ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज में से कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे वुमेन्स को डिग्री प्रोवाइड की जाती है। मतलब हर यूनिवर्सिटी में वुमेन्स को डिग्री नहीं दी जाती थी, वुमेन्स अलाउड नहीं थे, ठीक है? आइंस्टाइन जो थे ना, वो उन्हें अपनी फ्रेंड की तरह देखते थे, अगेंस्ट
फिलिस्टाइन्स इसका मतलब क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि ये बताता है कि जो लोग आर्ट या फिर लिटरेचर या फिर म्यूजिक नहीं लाइक करते हैं ना, उनके बारे में बताता है ये। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple, अच्छा, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये यूनिवर्सिटी में सबको ऑड, ये जो दोनों थे ये दोनों एक साथ रहते थे, और बाकी जितने भी लोग थे ना ये इनको ऑड लगते थे, अपने से अलग लगते थे, ये लोग उनको अच्छे नहीं लगते थे। और ये जो कपल थे ना ये प्यार में पड़ गए। फिर उसके बाद लेटर्स वो एक दूसरे को लिखने लग गए, और इसमें वो साइड्स का वर्ड्स मिक्स करते थे, ठीक है। एक बार आइंस्टाइन उन्हें लिखे थे कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी when we both brought our work on relativity to a victorious conclusion। ठीक है, ये चीज वो उन्हें लिख के दिए थे कि हम कितने खुश होंगे और प्राउड फील करेंगे जब हमारा ये काम को हम लोग एक बहुत ही विक्टीरियस कंक्लूजन में ले आएंगे, एंडिंग में ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 1900 में क्या हुआ? वो एज ऑफ इन 1900 एट द एज ऑफ 21 जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो गए और अनएम्प्लॉयड थे वो एज अ टीचर असिस्टेंट वर्क करते थे, और वो प्राइवेट लेसन भी देते थे। और फाइनली वो सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, एक जॉब वो सिक्योर कर लिया 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ठीक है। नेक्स्ट, while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। जैसे कि लोग जो थे वो दूसरों का इन्वेंशन देख के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो आइंस्टाइन थे वो अपना खुद का आइडिया से कुछ डेवलप करना चाह रहे थे जो कि एक सीक्रेट था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो वो रिसर्च सेंटर, इसका मतलब होता है रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो वो अपने डेस्क को नाम दे रखे थे ये, ठीक है। नेक्स्ट, एक one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 में एक बहुत ही फेमस पेपर आया था जो कि था आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बारे में आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके हिसाब से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, ठीक है। वो किसी और के रिलेशन में नहीं है, वो खुद से ही मेजर की जाती है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके वो समझाना चाह रहे हैं, इसे एलाबोरेट कर रहे हैं कि जब दो परफेक्टली जो एक्यूरेट क्लॉक्स होते हैं वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगे अगर उनको एक जर्नी में भेजा जाएगा, जैसे किसी एक को स्पेस रॉकेट में बिठा के स्पेस लेके गया और वापस लेके आया, और कोई एक यहीं पे है, ठीक है, अर्थ पे ही है। तो फिर जब वो दोनों वापस मिलेंगे ना तो फिर वो सेम टाइम नहीं शो करेंगे। और इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, जैसे कि वो जो जो स्पेस गया था वो सपोज 9 मिनट में जाके आ गया, ठीक है, रॉकेट की मदद से, और जो दूसरा वाला है वो यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। तो फिर वो दोनों जब पास आएंगे तो वो सेम टाइम नहीं शो करेंगे। फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। मास एंड एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो वाला जो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है वो आया, इसे डिस्क्राइब करता है ये, दैट इज E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन
ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ई क्या बोल रहा है? एनर्जी को दर्शा रहा है। एम क्या दिखा रहा है? मास। और सी क्या दिखा रहा है? स्पीड। स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे उनका एक कोड दिया हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि जब तुम एक नाइस गर्ल, मतलब एक अच्छी लड़की जिसका प्योर हार्ट हो, जो कि अच्छी हो, उसके साथ बैठोगे तो 2 घंटा भी 2 मिनट लगेगा। और अगर तुम एक हॉट स्टोव में, मतलब गरम तवे पे बैठोगे, तो फिर 2 मिनट भी 2 घंटे की तरह लगेगा। और इसी को रिलेटिविटी बोलते हैं। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद लिखा है। नेक्स्ट, while Albert was solving the most difficult problems in physics, his private life was un unrevealing। ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, हाँ ये ट्रू है कि वो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे फिजिक्स में, और वो ऐसा कर भी रहे थे। लेकिन उस टाइम उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी ना, वो अनरेवलिंग थी। मतलब वो फेल होने वाली थी। वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में वो एक सक्सेस पा चुके थे, लेकिन वो अपनी प्राइवेट लाइफ में एक फेलियर थे। ये बोलना चाह रहा है। एल्बर्ट जो थे, वो मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे, जैसे ही वो अपना स्टडीज को फिनिश कर ले उसके बाद से ही। मगर जो उनकी मम्मी थी वो इसके अगेंस्ट में थी। वह ऐसा सोचती थी कि जो मिलेवा है वो उससे 3 साल बड़ी है। अब 3 साल बड़ी है। अब इंडिया में भी अगर लड़की लड़का से 3 साल बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली कोई भी टिपिकल इंडियन मॉम उसकी शादी नहीं कराना चाहेगी। ठीक है। तो यही वहां पे भी हुआ कि वो 3 इयर्स ओल्डर थी, और ही वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और ये उसके लिए बहुत ही बड़ी थी। और शी ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवर्स इंटेलिजेंस। मतलब ना, मिलेवा भी ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। और वो उनकी मम्मी जो थी वो ऐसा बोलती कि वो भी तुम्हारे जैसे एक बुक ही है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ती है, बहुत बहुत कुछ पता है उसे। तो आइंस्टाइन जो थे इसीलिए अपना वेडिंग को ऑफ कर दिए, मतलब अपना वेडिंग को रोक दिए, नहीं किए। लेकिन वो जनवरी 1903 में फाइनली मैरिड, शादी कर ही ली। ठीक है। और उनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद क्या हुआ, उनका जो मैरिज था ना, वो वीक बनते गया। फेल्टर्ड मतलब होता है वीक। ठीक है। वो वीक बनते गया। कैसे? वो मिलेवा जो थी वो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन होते जा रही थी, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मतलब वो जो बनना चाहती थी वो नहीं बन पाई। उनका जो एम था, गोल था, वो उसे अचीव नहीं कर पाई। और उनको एक हाउसवाइफ बन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अनहैप्पी थी। तो इसीलिए उनका साल आफ्टर इयर्स ऑफ फाइटिंग, बहुत ज्यादा साल 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 भर उनका झगड़ा भी होता था। कांस्टेंट फाइटिंग चलता रहता था। वो कपल जो थे फाइनली डिवोर्स ले लिए 1919 में। और आइंस्टाइन जो थे वो शादी कर लिए अपने खुद के कजिन एल्सा के साथ, सेम ईयर, उसी साल पे। ठीक है। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर है वो एक वर्ल्ड फेम के साथ जुड़ा हुआ है। 1915 में उन्होंने पब्लिश किया था एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि प्रोवाइड करता है अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में ये बताता है। एन eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। जो आइंस्टाइन ये दिए थे ना 1915 में, वो 1919 में प्रूव हो गया कि ये सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। जो आइंस्टाइन थे ना, वो करेक्टली कैलकुलेट किए थे कि लाइट जो है वो फ्रॉम फिक्स स्टार से जो लाइट है सन तक का, उसका कितना वैल्यू होगा, चेंज होगा या नहीं, एंड ऑल। ठीक है। फ्रॉम दी सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से स्टार का जो वो है वो उसे एक्यूरेट कैलकुलेट किए थे। और न्यूज़पेपर्स जो थे, न्यूज़पेपर्स में एक प्रोक्लेम आने लगे उनके काम का, जो कि था अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है।
आइंस्टाइन जो थे वो एक नोबेल प्राइज रिसीव किए थे उनके फिजिक्स के लिए 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऑनर के साथ इनवाइट किए जाने लगे। उन्हें और बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट भी दिया जाता था। जब नाज़िज़ आए ना, नाज़िज़्म आप लोग पढ़ोगे, चैप्टर 3 है हिस्ट्री का। तो जब नाज़िज़ आए पावर में जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए क्योंकि वो ऑब्वियसली अब आए हैं तो फिर नाज़िस्ट लोग, तो फिर वो लोग उन पे भी कुछ हार्म ना कर दे सोच के वो चले गए, ठीक है। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar, ठीक है। 5 साल बाद क्या हुआ, जब न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हुआ तो जो बर्लिन में ये हुआ था, तो जो अमेरिकन फिजिस्ट थे ना वो बहुत ज्यादा डर गए थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग, many of them had fled from फिजिज्म। वो बहुत सारे लोग फिजिज्म से गुजर चुके थे, just as Einstein had. And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और अब वो सारे अब जैसे कि आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए तो ऑब्वियसली वो उसे सेव करेंगे, तो फिर वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि अब वो लोग न्यूक्लियर फिजन बना ही चुके हैं, तो एटॉमिक बॉम्ब भी बना लेंगे, और एटॉमिक बॉम्ब बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 1939। अगस्त 1939 में क्या हुआ, जो आइंस्टाइन थे वो एक लेटर लिखे, वहां के जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनको, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनको वो एक लेटर लिखे। और वो ऐसा किससे की, क्योंकि उनके कलीग बार बार बोल रहे थे कि यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो वो लिखे और उसमें वो वॉर्न किए कि ये जो सिंगल बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ये इस टाइप का है, ये ऐसा करेगा, ये एक्सप्लोड कर देगा पूरा पोर्ट को, मतलब ये पूरा तहस तहस कर देगा, ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा जो पोर्ट है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी टेरिटोरी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और इनका जो वर्ड्स है ये बहुत ज्यादा ही इफेक्ट लाया, ठीक है। और जो अमेरिकन्स थे वो लोग डेवलप करने लग गए एटॉमिक बॉम्ब को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के थ्रू। और उसके बाद वो लोग इसे ड्रॉप कर दिए जापानीज सिटी हिरोशिमा में और नागासाकी में, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी में वो लोग एटॉमिक बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर दिए। कब ड्रॉप किए, अगस्त 1945 को। नेक्स्ट, आइंस्टाइन जो थे ना वो डीपली आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। वो ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ इससे वो बहुत ज्यादा, मतलब इन्फ्लुएंस, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, उनको ये अच्छा नहीं लगा। और इस बार वो पूरे पब्लिक को लेटर लेटर मतलब लाइक मैसिव, मतलब क्या होता है लेटर या फिर कुछ ऑफिशियल काम के लिए कुछ भी स्प्रेड करना न्यूज़, ठीक है। तो फिर वो पब्लिकली स्प्रेड किए टू द यूनाइटेड नेशंस। और वो उसमें क्या प्रपोज किए, वो बोले कि द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड लाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इफेक्ट। वो इस पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का भेजे थे, बट इस बार कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनकी बातों का। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड में जो आइंस्टाइन थे वो मोर गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है। agitating agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। वो ना स्टार्ट करने लग गए, वो एक एंड स्टार्ट करने लग गए आर्म्स बिल्डअप के लिए। वो और आर्म्स ऐसे नहीं बनाना चाहते थे और अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करके वो आर्म्स का एंड करना चाहे
और वो कैंपेन करने लग गया पीस और डेमोक्रेसी के लिए। व्हेन आइंस्टाइन जब वो मरे ना 1955 को, जबकि वो 76 इयर्स के थे, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो जब वो मर गए, जब वो 76 इयर्स के थे, वो दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ एज अ विजनरी। विजनरी मतलब जो एक ऐसा इंसान जो कि फ्यूचर के बारे में देख सकता हो इंटेलिजेंट वे में, ठीक है। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर देखा गया कि वो सिर्फ जर्मनी के या फिर अमेरिका के नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के सिटीजन है। और उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस भी मांगा गया, ठीक है। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, दैट वाज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको ये एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाने का ट्राई की हूँ। एंड कुछ भी डाउट्स होगा तो फिर कमेंट करना। एंड आई विल मस्ट मैं पक्का रिप्लाई करूंगी ही। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।